नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एस सी ANM 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट लिस्ट में प्रपत्रों को कैसे भरना है, आपको दो वीडियोज हमने ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें आपका प्राप्तांकों का विवरण और एक आपका देशना पत्रक जो था वो दो हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको भरना है, कि इंडेक्स कार्ड वाला आपका और एक आपका जो है जो प्राप्तांक का विवरण भरना है उसका। यहाँ पर हम लोग जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है उसको हम आपको बताएंगे, और केयरफुली आप सुनिए, कोई भी आपको गलती नहीं करना है। टोटल आपको 6 PDF डाउनलोड करने थे अभिलेख सत्यापन सहित, जिसमें से आपको 5 PDF आपको भरने हैं। एक तो आपका जो नोटिफिकेशन वाला फ्लैश मैसेज में जाएंगे, तीसरा वाला जो कोविड वाला शो घोषणा पत्र, केवल तीसरा वाला ही पेज आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। बाकी जो शेष 4 PDF है वो पूरा आपको PDF निकलवाना है, प्रिंट आउट उसकी। और सबकी आप कम से कम 1-2 फोटोकॉपी आप जरूर करवा लीजिएगा, सो दैट अगर कोई भरने में गलती होती है यहाँ पर तो आप दूसरा फॉर्म तुरंत फिलअप कर सकें, क्योंकि एक बार आप फिल किए रहेंगे दूसरा फॉर्म भरने में आपको 5 मिनट भी समय नहीं लगना है। तो कोई भी आप गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पर देखेंगे लिखा भी है, चेतावनी, इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा और इससे उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अयोग्य समझे जा सकते हैं। यदि उम्मीदवार इस प्रपत्र को भरने तथा प्रस्तुत करने के बाद डिटेन्ड या कन्विक्टेड या फिर डिवार्ड आदि किया जाए तो उनके ब्यौरे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि तथ्यपूर्ण सूचना छिपाई गई है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी का पूरा नाम है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार। उपनाम मतलब होता है सरनेम जो आपका होता है, जैसे आपका नाम है वंदना यादव, तो यादव आपका उपनाम हो गया, सरनेम हो गया, और वंदना आपका नाम हो गया। इसी तरह से माता का नाम, पिता का नाम पूरा लिखिएगा, और जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में दिया हो उसके अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है आपका नाम कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, बाकी के भी आप अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। जहाँ पर जो चीज़ें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखी गई है ना, बाकी डिटेल्स भी आप इंग्लिश में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर उसमें कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो तो इसके बाद देखिए, पिता का पूरा नाम उपनाम के साथ यदि कोई हो तो वही 10th सर्टिफिकेट में आपके पिताजी का पूरा नाम आप लिख दीजिएगा, इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में। इसी प्रकार से माता का पूरा नाम उपनाम के साथ सरनेम के साथ लिख दीजिएगा तीसरे वाले पॉइंट में। आगे चलते हैं। इसके बाद निम्न की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता इंडियन, INDIN कैपिटल लिख दीजिएगा, माता का भी इंडियन, पति का भी इंडियन, ठीक है। अगर भारतीय ही रहेंगे तो भारतीय आपको लिखना है, और सभी के हस्बैंड आई होप कि इंडियन ही होंगे। पत्नी का यहाँ पे लिखना नहीं है, क्योंकि सभी विवाहित या अविवाहित महिलाएं होंगी। विवाहित हैं तो उनके पति होंगे केवल, जो अविवाहित हैं तो उनको पिता, उन्हें पति वाला कोई डिटेल्स भरना नहीं है, उन्हें हर डिटेल्स पिता के आधार पर भरनी है। निम्नलिखित का जन्म स्थान, पति या पत्नी, तो पत्नी का आपको जन्म स्थान लिखना नहीं है, पति का लिखना है। तो पति का जन्म स्थान आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इसमें आप कोशिश करिए कि अगर थोड़ा बहुत अगर आप आए गांव का नाम, नहीं तो आप सीधे ज़िले का नाम और प्रदेश का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मेरठ उत्तर प्रदेश, या बलिया उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर उसमें आप थोड़ा सा और लिख दीजिएगा कि जैसे गाँव का नाम क्या है, तहसील का नाम क्या है, और ज़िले का नाम, स्टेट का नाम। अस्थाई निवास का पता, इसको लेकर के कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा। अस्थाई और यहाँ पर वर्तमान पत्र व्यवहार का पता। एक यहाँ पर और, यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, उस देश में पता था, भारत में माइग्रेशन करने की तारीख यहाँ दी जाए, उनके लिए अलग यहाँ पर है। लेकिन ऐसे देखिए, जितने भी अविवाहित फीमेल कैंडिडेट या अविवाहित आप हैं, तो आप सभी को अपने पिता वाला ही लिखना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और वही एड्रेस आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए पिता का स्थायी निवास कहीं पर है, लेकिन अभी आप पिता के साथ या फिर आप अकेले कहीं और पर रहते हैं, तो आप वहाँ का भी पता दे सकते हैं, पत्र व्यवहार का, यानी जहाँ से आपसे पत्राचार किया जा सके। अगर कुछ आयोग की तरफ से अगर आपको डाक से अगर भेजा जाता है तो आपको वहाँ पे मिल सके। लेकिन जहाँ पे जो आपका निवास बना है, पिता के नाम का बना है, आप अविवाहित है तो पिता वाला ही एड्रेस आपको इसमें फिल करना है। विवाहित महिलाएं हैं, फॉर्म भरने के समय आप विवाहित थी तो आपने पति वाला डिटेल्स भरा होगा निवास के लिए। जाति प्रमाण पत्र केवल पिता पक्ष वाला चाहिए, बाकी निवास आपका आपके पति वाला माना जाएगा। अगर आप पहले से विवाहित थी तो यहाँ पर आप पति का ही अस्थायी निवास डाल दीजिएगा। और अगर अभी भी आपका पता वही हो तो आप वही डाल दीजिएगा। कोई अगर अदर पता कहीं आप और पर रह रहे हो तो आप यहाँ पर उसका एड्रेस डाल दीजिएगा।
अब यहाँ पे समस्या उनके लिए होगी कि मान लीजिए उस समय आप विवाहित नहीं थे फॉर्म भरने के समय, तो आपने पिता वाला एड्रेस डाल दिया था। अभी आप पति के साथ हैं, पति के घर पे आ गए हैं, निवास आपने पिता वाला बनवाया होगा क्योंकि उस समय आपने फॉर्म में डिटेल वही भरी थी। तो आप क्या करिए, इसमें अपना पिता वाला ही अस्थायी पता भर दीजिए और यहाँ पर आप पति वाला भर दीजिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप ये वाला छोड़ दीजिएगा भरने के लिए जब आप डीबी कराने जाएंगे, या फिर हमको जैसे ही थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है तो हम आपको ये बता देंगे। तो ये तो उनके लिए हो गया जो उस समय मैरिड नहीं थी फॉर्म भरने के टाइम पे, जनवरी में, दिसंबर लास्ट में, लेकिन बाद में उनकी शादी हो गई अप्रैल में, मई में। तो मेरे हिसाब से आपको अपना अस्थायी पता वही लिखना चाहिए। भले ही आपका आधार कार्ड पे अपडेट हो गया हो, लेकिन आपका निवास प्रमाण पत्र आपने फॉर्म में तो वही एड्रेस भरा होगा, पिता वाला। ठीक है, बाकी आप अगर थोड़ा भी डाउट लगे तो आप छोड़ दीजिएगा इसे, आप इसे बाद में भर लीजिएगा। और दूसरा कंडीशन देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए आप उस समय मैरिड थे लेकिन अभी किसी रीज़न से आप या तो पति के साथ नहीं रहते हैं, उसमें डाइवोर्स वाली या फिर अन्य प्रकार के कुछ रीज़न हो सकते हैं कि अब आप जो है वहाँ से हट चुकी हैं और आप पिता के साथ ही आप रह रही हैं और आगे भी आप पिता के साथ ही रहेंगी, या उसके आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो आपको ये लग रहा होगा कि हम अपना पिता वाला ही एड्रेस, मतलब पति वाला एड्रेस हम नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय हमने पति वाला ही अस्थायी पता डाल दिया था। अगर आपका निवास प्रमाण पत्र वहीं का बना हो, अगर आप उसी से वेरीफाई करवाना आपको हो, तो मेरे हिसाब से आपको अपने पति वाला डिटेल्स यहाँ पर, और वर्तमान में आप पिता के घर हैं तो पिता वाला एड्रेस आप यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा भी डाउट लगे तो आप भी ये वाला कॉलम छोड़ दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आयु आप अपने डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5/1/2022, मान लीजिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है सपोज दैट 4/11 और 1990 है, सपोज दैट आप इसमें से माइनस कर लीजिएगा। और हमें नहीं लग रहा किसी को भी यहाँ पर आयु निकालने में दिक्कत होगी। अब इसमें थोड़ा सा डाउट ये हो सकता है कि हम आज की डेट से देखें या फिर फॉर्म भरने की लास्ट डेट से देखें। डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, जन्म की जो तारीख है अंकों और शब्दों में आपको लिखना है, आयु भी लिखना है आपको। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है अंकों में लिखा हुआ है, उसी को आप शब्दों में लिख दीजिएगा, कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है। लेकिन यहाँ पर जो आयु वाली गणना है तो आप देखेंगे कि आपका जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें क्या बोला गया था, शायद 1 जुलाई है ना, उसमें एक लेटर भी जारी हुआ था 1 जुलाई 2021 तक जो है आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, इसे आप कट कर दीजिएगा, इसे आप संशोधन समझिएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर 1 जुलाई से देखना है 2021 से, इसमें से आप माइनस करके जो आपके डेट ऑफ बर्थ होगी उसको माइनस करके आप देखिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पहले वाला थोड़ा सा वो गलत बता दिए थे आपको हम। पहले ये 1 जुलाई 2020 वाला लेटर जारी हो गया था, बाद में देखेंगे संशोधित एक लेटर फिर जारी हुआ आयु सीमा के लिए, तो उसमें बोला गया था कि 1 जुलाई 2021 से जो है आयु की गणना की जाएगी। तो आप 1 जुलाई 2021 तक अपनी आयु कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जितनी आपकी आयु हो रही होगी। कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ना कि इसमें से आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे 2021 में 1990 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 9 2 11, माफ़ी चाहूँगा 9 3 12, और यहाँ से गया तो यहाँ पे कितना बचा 10, यहाँ से फिर 1 चला गया तो यहाँ पे बचा 9, 9 में से गया 9, कुछ नहीं, 31 बचा यहाँ पे। फिर यहाँ पर 7 है, 7 में से 11 माइनस होगा नहीं, तो हमने यहाँ पे गलती कर दी है। आप फिर से देख लीजिए 2021 जुलाई मतलब 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारा तारीख। डेट ऑफ बर्थ हमने अब कितना लिया था आपका 7 ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए आप 10 ले लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर आप ले लीजिए 1990। सपोज दैट ये आपका डेट ऑफ बर्थ है, मतलब ये हमने यहाँ पर डेट लिखा है, यहाँ पर ये मंथ है और यहाँ पर ये ईयर है। तो ये हम पहले बहुत बार ये सब चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा छूट गया था बीच में तो हम गलत बता दिए थे आपको। लेकिन अब आपको ऐसे करना है अपने आयु की गणना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें से इसको माइनस करना है, दिन है तो दिन 1 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप यहाँ से उधार लेंगे तो ये महीना है, तो यहाँ पर से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ से 1 महीना उधार आएगा, मतलब 30 उधार आएगा। 30 और 1 मिलके आपका 31 हो गया। 31 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 24 बचेगा। 6 है, 6 में से 10 माइनस होगा नहीं, महीना है, तो यहाँ से क्या करिए आप 1 साल उधार ले लीजिए तो ये 0 हो जाएगा, 1 साल कम हो गया।
और यहाँ से 1 साल उधार लेंगे तो मतलब 12 महीना, और पहले से ये 6 महीना, तो 12 6 कितना 18 महीना हो गया। 18 में से घटाएंगे 10 तो यहाँ पे 8 महीना हो जाएगा। 2020 में से 1990 घटाएंगे तो 30 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 30 ईयर 30 ईयर 8 महीना 24 दिन। ये आपकी आयु की गणना हो गई। तो हमको लग रहा है आप सभी लोग अपनी आयु की गणना कर सकते हैं। तो आयु आपको गणना करके यहाँ पे लिख देना है। पहले आप अंकों में लिख दीजिए, उसके बाद आप फिर शब्दों में लिख दीजिएगा कि कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ है। और 1 जुलाई 2021 से आपको अपनी आयु की गणना करनी है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा तो यहाँ इसके आगे बात कर लें फिर हम। 15 वर्ष की आयु तक ये मान लिया जाता है कि आपका 9th कंप्लीट हो चुका है। तो आपको यहाँ से 10वीं से भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 10th का भर देंगे, फिर 12th का भर देंगे, और यहाँ पर आप A&M का भर देंगे। कब आपने ये पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी वो आपको लिखना है। मान लीजिए आप 2007 में आपने 10वीं का रिजल्ट आ गया तो 2007 लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे इसका आप 2009 लिख देंगे। अगर कोई गैप नहीं हुआ है तो A&M आपका जब कंप्लीट हुआ उसका आप ईयर लिख देंगे। प्रवेश का दिनांक, ये भी आप ईयर लिख दीजिएगा कि किस साल आपने प्रवेश लिया था। ठीक है, बिल्कुल उसमें एग्जैक्टली डेट और मंथ के चक्कर में आप मत पढ़ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने स्तर से। बाकी हमको नहीं लग रहा कि इतना उसमें डिटेल्स पूछा जाएगा, बस उसमें ईयर वेरीफाई किया जाएगा। बाकी आपके सर्टिफिकेट पे सब लिखा ही रहता है, जब वो सर्टिफिकेट आपका चेक करेंगे तो यहाँ पर अपने स्कूल कॉलेज का नाम पूरा पता आपके वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है, आपके स्कूल का नाम एड्रेस के साथ में, वो आप लिख दीजिएगा। 10वीं का ऊपर, फिर 12वीं का, फिर यहाँ पर A&M का। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। 8वीं और 9वीं का नहीं बनना है इसमें। 15 साल तक आप देखेंगे 6 से 14 वर्ष का जो अनिवार्य निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो 6 वर्ष से पहली कक्षा हो गई, 6 8 14, तो 6 को भी करेंगे जोड़ेंगे तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक 9वीं आपकी कंप्लीट हो गई। 15 या मतलब 15 वर्ष तक, और 15 वर्ष के बाद आप 10वीं में चले जाते हैं, 10th में चले जाते हैं, तो 10th से ही हमें यहाँ पर भरना है डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पर देखिए कार्यालय या फर्म कि यदि कोई हो पूर्ण विवरण, पते जहाँ उम्मीदवार ने पहले काम किया हो, प्राइवेट हो सरकारी हो, संविदा पर जो भी आपने काम किया है उसका आपको यहाँ पर डिटेल भरना है। अगर नहीं किया है तो आपको नहीं भरना है। किया है आपने तो पद का नाम लिख दीजिए, आप किस पद पर वहाँ पर थे, A&M पर थे कि कोई और आपका कार्य था जिस पर काम किया हो, मतलब किस संस्था के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश जो हेल्थ मिशन वाला है जिसके अंतर्गत आप A&M संविदा वाली नौकरी कर रहे हैं वो है, या फिर कुछ दूसरा है। ठीक है, कब से कब तक आपने किया है आप वो भर दीजिए। कार्यालय फर्म या संस्था का पूरा पता भर दीजिए, जो उसका हेड ऑफिस हो, मुख्यालय हो, उसका पता भर दीजिए। नौकरी आपने क्यों छोड़ा वो आप इसमें कुछ एक रीज़न लिख दीजिएगा। फिर 10वां पॉइंट यहाँ पर है कि आप किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, प्रोसिक्यूटेड, अभियोजित, निरुद्ध, डिटेंड अथवा जो है बाउंड, आवत अथवा दंडित, फाइंड, दोष सिद्ध किए गए या किसी लोक सेवा आयोग, किसी अन्य चयन आयोग द्वारा परीक्षा चयनों में सम्मिलित होने के लिए प्रतिवारित या फिर डिस्क्वालीफाइड तो आप नहीं किए गए थे, या अन्य किसी शिक्षा प्राधिकारी संस्था द्वारा कोई परीक्षा देने के लिए वारित या बहिष्कृत तो आपको नहीं किया गया था, रस्टिकेट तो आपको नहीं किया गया था। अगर किया गया तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, नहीं किया गया तो आपको कुछ नहीं भरना इसमें। ठीक है, कट कर दीजिएगा केवल। क्या इस प्रमाणित पत्र को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी अन्य शिक्षा प्राधिकरण संस्था के समक्ष कोई भी वाद विचाराधीन है? यदि क या ख का जवाब हाँ है, मतलब ये क हो गया आपका 10वीं का और ये ख हो गया। अगर ये जवाब हाँ है, मतलब दोनों में अगर कुछ मामले हैं, तो वाद, गिरफ्तारी, निरोध, अर्थदंड, दोष सिद्ध, दंडादेश आदि का पूरा विवरण इस प्रपत्र को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शिक्षा प्राधिकारी आदि के समक्ष विचाराधीन वाद का प्रकार भी बताया जाए। फिर नीचे यहाँ पर डिक्लेरेशन कैंडिडेट का कि मैं इस बात की घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में जो वर्णन है वह मेरे संज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य व पूर्ण है। यदि उसमें असत्य विवरण पाया जाए तो मैं अपात्र ठहरा दी जाऊँ, और यदि चयनित हो गई हूँ तो सेवा से हटा दी जाऊँ। फिर यहाँ पर आपको दिनांक, जैसे आप आज ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप आज का डेट डाल दीजिए। स्थान, जो आपका ज़िला है अस्थायी निवास का, वो ज़िला आप डाल दीजिए। ठीक है, मान लिया जाता है कि आप अपने अस्थायी पते से बैठ करके आप फॉर्म भर रहे थे। लखनऊ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, लखनऊ में तो आपका जिसका एड्रेस है उसकी बात अलग है, बाकी लखनऊ में तो आपका DB है। यहाँ सिग्नेचर आपका हो गया, यहाँ पे पूरा नाम, और यहाँ पे आप अपना पूरा पता लिख दीजिएगा। इसमें लिखा नहीं है अस्थायी या फिर पत्राचार का, तो आप अपना पूरा अस्थायी पता ही लिख दीजिएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये फॉर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर डाउट लगे तो प्लीज़ कमेंट, और जो भी आपको भरने में दिक्कत हो उसे आप छोड़ दीजिएगा, गलत मत भरिएगा कोई भी प्रपत्र। इसके पहले के दोनों जो वीडियो, एक आपका प्राप्तांकों का विवरण, दूसरा आपका जो है इंडेक्स कार्ड, वो हमने बता दिया कैसे आपको फिल करना था। और तीसरा वीडियो ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक बार आवेदन पत्र जो पूरा भरना है उसको बताएंगे आपको, और उसके बाद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोविड वाला। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए ताकि सभी तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, कोई भी गलत जानकारी से बचे, सब लोग जो है सही जानकारी पाएँ, और आप सभी का डीबी जो है अच्छे से सफल हो। धन्यवाद।